रिक्रूटमेंट इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। कुछ लोग इंटरव्यू दे देते हैं, दे एक्सेप्ट द ऑफर एंड देन दे डोंट कम। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो टेक सेक्टर में चीज़ है वो ये है, हमें होता है कि बंदा किसी तरह जल्दी से आ जाए। सो हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो टेक्निकली कितना अच्छा है, बट हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि इन द लॉन्ग रन द पर्सन हैज़ टू वर्क विद अस। सबसे पहली चीज़ आपका एक एनालिटिकल टेस्ट होता है, IQ लेवल क्या है, या आप चीज़ों को किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव से लेते हो। जो फैक्टर्स मैं पूछती हूँ वो एक उनका बैकग्राउंड होता है कि उन्होंने किन कंपनीज़ में काम किया हुआ है, उनका ड्यूरेशन कितना है, और अगर किया हुआ है तो उसका बैकग्राउंड चेक हम ज़रूर करें कि अच्छा उसने इतनी जगह या काम किया है, कैसा काम किया है, कैसा बिहेवियर था। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर पूछना है। हम आप पर इन्वेस्ट तभी करेंगे जब हमें लगे कि आप में वो एक तो क्वालिटी है टू लर्न, और आप हमारे साथ रहेंगे इतने टाइम से, एटलीस्ट अ ईयर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, हसन रज़ा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है, एंड बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं टेक सेक्टर में पर्टिकुलरली टेक्निकल रिक्रूटमेंट की, कि HR डिपार्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल रिक्रूटमेंट पे फोकस क्यों करता है टेक सेक्टर में, और ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट होती क्या है। किसी भी इदारे में जब लोग इंटरव्यू देते हैं तो इस प्रोसेस से गुज़रते हैं, तो एज ए टेक्निकल रिक्रूटर क्या देखा जाता है उस कैंडिडेट में। दोस्तों, इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है ज़ैनब ज़ाहिद इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट क्यूलॉजिक्स। आइए मिलते हैं ज़ैनब ज़ाहिद से। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हसन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ज़ैनब, हम डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने काम किया है, हमने वहाँ देखा है HR के बड़े डिफरेंट रोल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि अब पिछले 3 सालों से मैं भी टेक सेक्टर में ही हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही फंक्शन के ऊपर काम किया जाता है और वो है टेक्निकल रिक्रूटमेंट। क्या है ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट, क्या टर्म है? टैलेंट एक्विजिशन चेंज हो गया, रिक्रूटमेंट चेंज हो गया, अब थर्ड फेज़ आ रहा है टेक्निकल रिक्रूटमेंट। व्हाट इज़ ऑल अबाउट? It's basically all about technical hiring and everything. इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो टेक सेक्टर में चीज़ है वो ये है the hoping of people around. आई फील कि ये आज से 2 से 3 साल पहले इतना नहीं था, बट ये है कि अब इतना ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए भी हो गया है बिकॉज वी हैव so many software houses, we have so many companies जो कि सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हैं and they are, you know, looking for technical people. So why there is a need of a technical recruiter is because there are so many functions already in the HR department and sometimes it gets very hectic कि आप सब चीज़ों को एक साथ देख रहे हो. So the need of recruitment is more comparatively to other things, which I feel is it shouldn't be like that, but at the same time अब ये एक नीड है ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री, ये चीज़ चल रही है और उसमें ये चीज़ होती है कि कुछ लोग इंटरव्यू दे देते हैं, दे एक्सेप्ट द ऑफर एंड देन दे डोंट कम, और फिर वो एक नई हैसल आ जाती है. सो ये इस सब की वजह से इट क्रिएट सो मच फ्रस्ट्रेशन कि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते. सो इफ़ यू आर वर्किंग लाइक एज अ HR जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली you are looking into recruitment, you are looking into payroll, you are looking into other trainings and everything. But अगर खाली आप सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही रह जाओगे और इन्हीं मसले मसाइल में रह जाओगे तो यू आपका फोकस ख़राब हो जाता है. सो आई फील कि दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आप सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स आ गए हैं. लाइक HR के अपने फंक्शंस के डिफरेंट सेग्रीगेटेड चीज़ें हैं. ये रिक्रूटर अलहदा होता है, पेरोल के लिए अलहदा है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए अलहदा है, और फिर
ट्रेनिंग्स के लिए अलहदा है। सो ये आई फील कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए एक ही बंदा होना चाहिए जो कि सिर्फ ये चीज़ देख रहा, बिकॉज रिक्रूटमेंट इट सेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसके अंदर आपने ऑन बोर्डिंग भी करानी है। सो मुझे लगता है आपकी एक बंदे की कैंडिडेट की ऑन बोर्डिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है जब आप उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हो। सो यू आर गिविंग एन एक्सपीरियंस, राइट? So it's a complete journey. It's a complete journey. So whether the person is hired or not, लेकिन आप उसको क्या एक्सपीरियंस देते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो इट स्टार्ट फ्रॉम लिटिल थिंग्स। सो उसके आपके इंटरव्यू हो गए, सोर्सिंग होगी सीवीज की, एवरीथिंग हो गई, फिर उसको कंडक्ट करवाना, फिर आपका उससे फोन पे बात करना, द वे यू आर टॉकिंग टू, सो यू आर गिवन एक्सपीरियंस। आप उसको कंपनी में लाने से पहले ही बता देते हो कंपनी कैसी है, बिकॉज कंपनी आपके लोगों से है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर एंड एनवायरनमेंट यू आर प्रमोटिंग, इट डिपेंड्स कि वो किस तरह से पोर्ट्रे हो रहा है किसी के आगे। दीज आर द लिटिल डिटेल्स दैट वन हैज़ टू लुक आफ्टर। सो उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए जो कि सिर्फ स्पेशलाइजेशन उसकी रिक्रूटमेंट में हो, उसको पता हो कि अच्छा मैंने कहाँ से बंदा देखना है, मुझे किन कंपनी से बंदा मिलेगा, और मिलेगा तो उसकी एक्सपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। द पर्सन नीड्स टू नो कि उसको जो टेक स्टैक हम देख रहे हैं क्या वाकई में वो इस काबिल है या नहीं। ये सब कुछ अगर हमें नहीं पता होगा, वी कैन नॉट डिलीवर अ पर्सन जो कि हमें वो चीज़ दे सके। सो सब कुछ उसी में आता है कि आपको डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक बंदा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा ज़ैनब, ये भी देखा गया है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में एचआर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है और टेक्निकल रिक्रूटमेंट को सेपरेट कर दिया जाता है। वो एचआर को रिपोर्ट नहीं कर रहा होता, डायरेक्ट वो ऊपर सीईओ को रिपोर्ट कर रहा होता है या सीओओ को रिपोर्ट कर रहा होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज ए टेक्निकल रिक्रूटर आप किसी भी कैंडिडेट में क्या क्या चीज़ें देखती हैं, क्या स्किल्स देखती हैं? ये जो आपने बात की है कि टेक्निकल रिक्रूटर को बिल्कुल अलहदा से किया जाता है, हाँ हो सकता है कि इस कंपनी में ऐसे हो रहा हो, बट आई फील कि इट स्टिल कम्स अंडर एचआर एंड हुएवर इज हेडिंग द डिपार्टमेंट नीड्स टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द लाइक किस किस्म की रिक्रूटमेंट हो रही है, किस तरह के लोग हो रहे हैं, बिकॉज आपकी हर चीज़ रेलिवेंट टू दैट है। वी आर एन पीपल पर्सन एंड वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दैट वी आर हायरिंग, और उनकी फिर हमने ट्रेनिंग किस तरह से करनी है, उनकी हमने फिर आगे उनको क्या एक्सपीरियंस देना है। तो ज़ैनब, एज ए टेक्निकल रिक्रूटर आप क्या क्या स्किल्स देखती हैं कैंडिडेट्स में? एज अ टेक्निकल रिक्रूटर व्हाट यू नीड टू सी इन पीपल इज़ के नॉट जस्ट देयर टेक्निकल स्किल्स, 70% टेक्निकल स्किल्स होती हैं, बट 30% आर द सॉफ्ट स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स दैट यू नो शुड बी देयर। हमारे साथ मसला ये है कि इन स्पेशली इन द टेक इंडस्ट्री हमें होता है कि बंदा किसी तरह जल्दी से आ जाए। सो हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो टेक्निकली कितना अच्छा है, बट हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि इन द लॉन्ग रन द पर्सन हैज़ टू वर्क विद अस। वो हमसे किस तरह उठता बैठता है, किस तरह से लोगों के साथ जलन करता है, उसकी खुद की पर्सनालिटी क्या है, हम उस सब को इग्नोर कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। बट व्हाट आई सी इज़ the technical skills, the attitude, the behavior, the way that person works in a team, the way उसकी बात करने का तरीका, looking into situations and the reactions, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। So these are the main things that we need to know. I mean, also the background as well. It's all about the complete package. Exactly. बिल्कुल। अच्छा, लेकिन टेक सेक्टर में पर्टिकुलरली ज़ैनब ये भी देखा गया है कि जल्दी से बस ज्वाइन करवा लें आप फटाफट, जिस तरह भी आपने कहा कि यार कि ये ना हो कि वो फलां ना रख ले, ये ना हो कि ये ना चला जाए। एक बड़ी रियल टाइम सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी है। अभी हमें कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और टेक्निकल लोग भी हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं। एक बड़ा सवाल आता है, वो सवाल ये होता है कि जी आप हमें तो कह रहे हैं कि जी कि आप हमें जल्दी से ज्वाइन कर लें, ये सारी चीज़ें इस तरह से है, लेकिन फिर ये होता है कि जिस इदारे से उसने आना है वहाँ वो नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करता। हम उसको जो कहते हैं बोनस भी पे कर देते हैं कि जी ज्वाइनिंग बोनस है, तुम आ जाना। तो आप क्या समझते हैं कि जो प्रैक्टिसेस हैं ये फेयर हैं, ऐसे ही होनी चाहिए, या फिर उस बंदे को नोटिस पीरियड को कंप्लीट करके अगली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए? I do get this point and I feel कि
आपको जितनी भी जल्दी बंदा चाहिए आप उसके साथ कोई और टर्म्स पे काम कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते एज ए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एज ए शॉर्ट टर्म कर सकते हो, आप पार्ट टाइम उससे करवा सकते हो, लेकिन दिस शोज द एथिकल बिहेवियर, दिस शोज के आप कितने प्रोफेशनल हो। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे लगता है मैंने कभी अगर किसी को कहा भी होगा तो वो मैंने ऑप्शन दी होगी पार्ट टाइम की। अगर वो वहाँ से इतनी जल्दी छोड़ के आएगा तो वो मेरे साथ भी ऐसे ही करेगा। सो हमने एक स्टैंडर्ड खुद ही सेट करना है अपने लिए कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। सो हम उसको ले तो आएंगे, लेकिन कल को अगर वो हमारे साथ करेगा तो हमें भी बुरा लगेगा। अगर कोई हमें कहेगा कि यार मैंने नोटिस नहीं सर्व करना और मैंने जल्दी जाना है, ऑब्वियसली वो मेरे लिए भी चैलेंजिंग होगा। सो ये द रूट कॉज इज अस, वी नीड टू सी कि हमने क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है और हमने किस तरह से उसको एंगेज करना। सो ये डिपेंडिंग अपॉन ये एचआर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का। एंड जनाब आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन एज वेल, क्योंकि कई दफ़ा क्लाइंट भी कह रहा होता है यार कि जल्दी जल्दी से ऑन बोर्ड करो, मुझे तो ये एम्प्लॉय जो है ना वो फुल टाइम ही चाहिए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन दैट वी हैव टू हैंडल इट। यस इट इज़ डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप किसी से फ्रीलांस भी करवा सकते हो। यू डू नॉट हैव टू डू सच थिंग कि जिसमें बाद में आपके लिए मसला हो। हम शॉर्ट टर्म गोल करने के लिए हम वो अपने लॉन्ग टर्म गोल को नहीं इग्नोर कर सकते। सो वी नीड टू नो कि जो बंदा हम लेकर आ रहे हैं कि अब हमारे साथ लॉन्ग टर्म पे चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। इट एक्चुअली हैपेंड विद मी एज वेल। आई हैड समवन इतनी जल्दी में, बिकॉज मुझे वो रिसोर्स चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज टेक्निकली गुड, बट मुझे पता था कि इन द लॉन्ग रन वो मेरे लिए मसला होगा। बट यू नो वो सिचुएशन को टैकल करने के लिए आई डिड दैट एंड लर्नड अ लेसन फ्रॉम देयर एज वेल कि यार आई हैव टू वेट फॉर इट। लाइक आई कैन नॉट हायर समवन इतनी जल्दी विदाउट इवन थिंकिंग कि यार उसकी टेक्निकल के अलावा उसकी सॉफ्ट स्किल्स हैं या नहीं है, बिकॉज वो बंदा कल्चरली फिट नहीं था और वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सका। दो ही रिजाइंड ऑन हिज ओन एंड एवरीथिंग, वी न्यू दिस थिंग व्हाट्स हैपनिंग, बट ही वाज टेक्निकली वेरी गुड। लेकिन वही बात आ जाती है, वी हैव टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बिफोर हायरिंग समवन, नॉट जस्ट कि हमारा एक वो बहुत जज्बाती फैसला हो गया और हमने जी हायर। लेकिन ज़ैनब सम टाइम होता ही है कि लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में, दे हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैविंग टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटेलिजेंटली सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब वो रियल टाइम किसी इदारे में आते हैं तो आपको पता चलता है ओ माय गॉश ये तो मैंने क्या रख लिया। आई मीन ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ। आप उनको रियल टाइम सिनेरियोज में जब लेकर आते हैं तो फिर पता चलता है यार कि ये तो शायद गलत हायरिंग होगी। मेरा सवाल आपसे यही है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आप पर्टिकुलरली देखते हैं कि यार ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि इस बंदे में 100% हो तो क्रियोलॉजिक्स और ज़ैनब इसको हायर करेगी? ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है। वैसे तो हम एक इंटरव्यू में किसी को जज नहीं कर सकते। आप किसी से भी एक मुलाकात करके किसी को जज नहीं कर सकते कि वो किस तरह का है क्या नहीं। हाँ, टेक्निकली आप कर सकते हो, लेकिन दूसरी चीज़ों में आप नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली चीज़ आपका एक एनालिटिकल टेस्ट होता है जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि यार आपकी कितनी IQ लेवल क्या है या आप चीज़ों को किस तरह से किस पर्सपेक्टिव से लेते हो। उसमें कुछ सिनेरियोज भी डिफाइंड होते हैं। फिर इंटरव्यू में आप कुछ ऐसे सिनेरियोज उनसे पूछते हो रिगार्डिंग टीम वर्क, रिगार्डिंग अदर थिंग्स के वो किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, उसमें भी आप इंटेलिजेंटली आंसर कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आई सी कुछ जो फैक्टर्स मैं पूछती हूँ वो एक उनका बैकग्राउंड होता है कि उन्होंने किन कंपनीज में काम किया हुआ है, उनका ड्यूरेशन कितना है, और अगर किया हुआ है तो उसका बैकग्राउंड चेक हम ज़रूर करें कि अच्छा उसने इतनी जगह या काम किया है, कैसा काम किया है, कैसा बिहेवियर था। एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर पूछना है कि कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं। समटाइम्स हम ये देखते हैं कि अच्छा जिसकी शादी हुई हुई है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें, नॉट जस्ट कि वो शादी हुई हुई है वो कोई बुरी चीज़ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट कि आपको थोड़े से हिंट मिल जाते हैं कि अच्छा उसकी स्टेबिलिटी लेवल ज़्यादा होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैंने हायर करना तो मैं इन चीज़ों को देखूँ, बट ये एक जनरली चीज़ है। आपके फैमिली बैकग्राउंड से आपका बहुत पता चल जाता है कि वो। और ये आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। आई वाज अ पार्ट ऑफ वन इंटरव्यू पैनल
और वहाँ पर हमने किसी कैंडिडेट से ये पूछा कि जी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो उसने कहा कि सर मैंने अपनी शादी खुद की है। तो आई मीन इट्स वन आंसर जिसमें कि ये हमें लगा उसको यार कि इट्स एन अचीवमेंट। बेसिकली वी डोंट टॉक अबाउट इट ना। आई फील कि अचीवमेंट इज नॉट समथिंग कि मैंने कुछ बड़ा कर लिया। अचीवमेंट्स आज छोटी छोटी चीजें, जो शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपको लगता है कि यार ये आपको करने चाहिए, एंड एवरी लिटिल थिंग इज एन अचीवमेंट। हम इसको रियलाइज नहीं करते और हम अप्रिशिएट नहीं करते, ना खुद को करते हैं ना किसी और को करते हैं, बिकॉज हम जो मार्कअप है हमने बहुत सेट कर लिया कि जी ये होगा तो दिस इज कॉल्ड एन अचीवमेंट, जो कि गलत है, बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ पर्सपेक्टिव। अच्छा ज़ैनब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज वर्क फ्रॉम होम। कोविड-19 ने वर्क फ्रॉम होम हमें सिखाया। जब हमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, हमने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को बुलाना चाहा, उन्होंने कहा नहीं अब नहीं आ सकते हम। तो कैसे आपने ये रियल टाइम सिचुएशन को हैंडल किया? आसान नहीं था, मतलब लोगों को आदत पड़ चुकी थी वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रही हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो टेक सेक्टर में तो ये हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में या बाकी जगहों पर ये वर्क फ्रॉम होम इस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, डायनामिक्स डिफरेंट थे। तो आपने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे वापस बुलाया? अच्छा, दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग बिकॉज यस, टेक सेक्टर में पहले वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, लेकिन वो उस कैपेसिटी से नहीं हो रहा था जिस तरह कोविड-19 के बाद हमने करना शुरू किया। We did work from home for like 5 months regular, और उसमें यह है कि it was bit challenging for us to collaborate with people and do things और सारा कुछ, but we survived and अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी की डिडक्शन नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, हमें बहुत काम भी मिला, सारा कुछ हुआ। बट वंस वी हैड टू कम बैक, तो हम फेजेस में वापस आए, फेज़ 1 करके, फेज़ 2 करके। अगर ऑनेस्टली आप मेरा सिर्फ ओपिनियन ले तो आई फील के वर्क फ्रॉम होम बुरी चीज़ नहीं है। आपका जो है काम निकल आता है, सब कुछ हो जाता है। एट द सेम टाइम फिजिकल इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक रिसेंटली एक बंदे ने ज्वाइन किया, वो 2 साल से फ्रीलांस काम कर रहा था। इज़ लाइक कि अब मैं थक गया हूँ, मतलब मैं अब लोगों से नहीं मिलता, मैं मतलब मेरी रूटीन चेंज हो गई है। घर वाले भी थक गए हैं, बिल्कुल। वो भी बीवी भी कह रही होती है खुदा का वास्ता है जाओ जाके काम करो। इट्स गुड फॉर लाइक ऑफिस बेस्ड जॉब इज गुड फॉर योरसेल्फ। आप उठते हो, आपका तैयार होने का दिल करता है, फिर आप जाके लोगों से मिलते हो। घर में आपने सिर्फ काम करना है, कपड़े भी चेंज नहीं करने, आपने उठना, लैपटॉप खोलना एंड यू स्टार्ट वर्किंग। आपका कोई बैलेंस ही नहीं रहता लाइफ का। और फिर मुझे ये चीज़ आपने टेक सेक्टर में देखी होगी, जब भी वर्क फ्रॉम होम होता है वो 12-12 घंटे काम करते हैं, जस्ट बिकॉज वी नो दैट द पर्सन इज एट होम, और उसके बाद सिस्टम है, वो काम कर सकता है, तो हम तो फायदा उठाएंगे। बट मुझे लगता है वो भी गलत है। आप ऑफिस आओ, यू हैव अ प्रॉपर टाइमिंग, यू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ, यू हैव अ डिसिप्लिन, आप उस चीज़ को देखो। प्लस ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब तक नहीं होगी, आप 4 लोगों से मिलोगी नहीं, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। मतलब मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं उससे कोई चीज़ सीखूंगी ऑब्वियसली। अगर वो कोई बात करता है मुझे नहीं पता, एंड वी डिस्कस थिंग्स एंड देन वी लर्न। अभी भी हम ऑफिस आते हैं, वी डिस्कस अच्छा कल क्या हुआ था, सोशल मीडिया ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एक दूसरे की ओपिनियन पता चलती है। सो काम के अंदर से ये टाइम निकालना इज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप हर टाइम काम नहीं कर सकते। योर ग्राफ कैन नॉट गो लाइक दिस, इट हैज़ टू बी लाइक दिस। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जहाँ वर्क फ्रॉम होम के कुछ बेनिफिट्स हैं, वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई दफ़ा हम कूलर टॉक्स भी करते रहे हैं, कुछ सूटा ब्रेक्स भी होती थी, तो वो भी ज़रा कम होगी, बैलेंस होगी। एंड बाय द वे, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सपोर्ट। आई रियली एंजॉयड द होल डिस्कशन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि पीपल आर फॉलोइंग अस, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बड़े शौक से, जॉब सीकर्स हैं, वो देखते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो एकेडमिया और जो कॉर्पोरेट में क्या कोई गैप है, जो फ्रेश लॉट है वो ठीक आ रही, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनको ट्रेन कर रही हैं, या फिर आप समझती हैं कि नहीं यार ये 3-4 चीज़ें हैं, स्किल्स जिस पे कि यूनिवर्सिटीज़ को काम करने की ज़रूरत है, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये आई फील के जो चीज़ें यूनिवर्सिटी लेवल पर या एजुकेशन लेवल पर सिखानी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होती।
एट द एंड ऑफ द डे वो कंपनी के ऊपर आ जाती है कि उसकी ट्रेनिंग करो। इंटरपर्सनल स्किल्स आपके घर से आपको सीखने को मिलती हैं, आपकी स्कूल से, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं है। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज टू ट्रेन यू इन दो स्पेसिफिक स्किल्स, लेकिन फिर भी वी फील द नीड कि ये चीज़ होनी चाहिए। जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, देयर आर मिक्स ऑफ थिंग्स। यूनिवर्सिटीज़ ने जो सेट कर दिया है कि आपकी इतनी पे होनी चाहिए आपकी स्टार्टिंग में, वो आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे उनके बच्चों के जब आप इंटरव्यू करेंगे वो पहला सवाल आपसे पूछेंगे, इवन फॉर इंटरव्यू के आने से, इंटरव्यू देने से पहले ही आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट्स द पैकेज। हमारे टाइम पे हम ये था कि हम ये सोचते थे कि लर्निंग क्या है, और फिर आपको ये भी सुनने को मिलता है कि देखिए जी, वी डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड आवर टाइम, आप पैकेज बता दें फिर हम बात करेंगे। ये बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, बट दिस शोज योर बिहेवियर, दिस शोज योर एथिकल। एग्जैक्टली, लर्निंग शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। हम आप पर इन्वेस्ट तभी करेंगे जब हमें लगे कि आप में वो एक तो क्वालिटी है टू लर्न, और आप हमारे साथ रहेंगे इतने टाइम से, एटलीस्ट अ ईयर, नॉट मोर देन दैट या नॉट लेस देन दैट, बट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कंपनी की जो होती हैं वो ये होती हैं कि आप 1 साल तो रुको। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक माइंडसेट किस तरह का है। यूनिवर्सिटीज़ नीड्स टू नो कि हमने किस माइंडसेट के बच्चे तैयार करने हैं और उनको हमने क्या कहना है कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। करियर काउंसलिंग कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता होता उसने क्या करना है क्या नहीं करना। सो दिस इज स्टिल, हम अभी अगर हम ग्लोबली चीज़ों को देखें, पाकिस्तान इज स्टिल लैकिंग बिहाइंड ऑन दिस थिंग कि देयर इज़ नो करियर काउंसलिंग। किसी को नहीं पता उसकी क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है, किस में। अगर आप आर्ट की तरफ जाना चाहते हो तो वाई यू नॉट परस्यूइंग आर्ट, यू फील दैट इट्स उसमें पैसे नहीं है या आगे जाके कोई करियर नहीं है। बट अब तो मुझे लगता है कि हर जगह करियर है, हर चीज़ में करियर है, एंड वी शुड encourage our children as well। और इवन जो भी है आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको लाइक अप्रिशिएट करना चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल लेवल पर होनी चाहिए, ताकि बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस हो कि अच्छा मुझे ये चीज़ आती है, मैं आई एम गुड इन समथिंग। क्योंकि वी मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम किसी को ये भी नहीं बता सकते कि यार आपकी ये चीज़ अच्छी है। मतलब वी शुड अप्रिशिएट। बुरी चीज़ बता देते हम, बुरी चीज़ हम बता देते हैं, जो कि गलत बात है ना। मतलब इट्स लाइक, मुझे लगता है कि आपके पूरे दिन में अगर कोई आपसे अच्छे तरीके से स्माइल करके बात कर लेता है तो आपका दिन अच्छा गुजर जाता है। सो वी नीड टू नो कि वी हैव टू बी काइंड टू अदर्स। ठीक है, सबके घर में मसले होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू नो कि हमें एक दूसरे का एक्सपीरियंस, एक दूसरे का दिन बेहतर बनाना है। सो यूनिवर्सिटी नीड्स टू नो कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और वो चीज़ होनी चाहिए। बहुत से लोगों में है भी, बट देयर स्टिल लाइक आई फील देयर इज अ गैप that needs to be there. Thank you very much, Zainab, for your time. Thank you so much, Hasan. I really enjoyed the whole discussion. Same here. आप लोगों का भी शुक्रिया कि आज के एपिसोड आपने जो है वो देखी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पर्टिकुलरली ज़ैनब ने हमें ये बताया कि किस तरह से एक टेक्निकल रिक्रूटर जो है वो क्या स्किल्स देखता है, और HR डिपार्टमेंट जो है वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट किस तरह से कर रहा है। और कई इदारों में ये देखा गया कि HR एक सेपरेट डिपार्टमेंट है और टेक्निकल रिक्रूटमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट है। चौथा जो पॉइंट उन्होंने बताया वो बड़ा ज़बरदस्त बताया। उन्होंने ये कहा कि जी कि देखें, जो स्किल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़, जो एकेडेमिया और कॉर्पोरेट का जो गैप है वो किस तरह से कम हो सकता है। हम अक्सर औकात अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन लेते हैं, हम अक्सर औकात महंगे महंगे खाने खा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन पे यानी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते, हम अपने ऊपर काम नहीं करते। आज ज़ैनब ने हमें ये बताया कि आपने अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, यही आपकी कामयाबी का राज है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।